बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सुमेशन से मुराद है कब्र कुशाई। एक्सुमेशन के टॉपिक में थोड़े से पॉइंट्स ये हैं कि एक्सुमेशन का पर्पस क्या है, इसका मेथड क्या है, क्या क्या प्रिवेंशंस करनी चाहिए और लिमिटेशंस क्या हैं एक्सुमेशन की। तो सबसे पहले पास्ट एसक्यूज़ में इसके क्वेश्चंस आए हुए हैं पास्ट पेपर्स में, उसमें है ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ एक्सुमेशन। प्रोसीजर ऑफ एक्सुमेशन में क्या होता है कि सबसे पहले नेसेसरी प्रेपरेशंस आर मेड विद द हेल्प ऑफ ग्रेव यार्ड अथॉरिटीज़। जो भी उस कब्रिस्तान की या उस ग्रेव यार्ड की अथॉरिटीज़ हैं उसकी मदद से नेसेसरी प्रेपरेशंस की जाती हैं कि एक्सुमेशन के लिए जो जो चीज़ें चाहिए और किस जगह पे करनी है। अपनी डेड बॉडी निकाल के कहाँ पे सारा सेटअप आप करेंगे कि वो डेड बॉडी की ऑटोप्सी आप कहाँ पे करेंगे, तो वो सारा कुछ जो नेसेसरी प्रेपरेशंस है वो एक्सुमेशन की ग्रेवयार्ड अथॉरिटीज़ के साथ मिलके करनी फर्स्ट स्टेप के। नेसेसरी प्रेपरेशंस में जैसे चीज़ें आ जाती है कि क्या क्या आपको चाहिए। स्क्रीन्स चाहिए होती हैं, वुडन टेबल है, बकेट है, वाटर है, मास्क, ग्लव्स वगैरह और पैकेजिंग मटेरियल्स, बकेट्स, जार्स वगैरह और स्ट्रेचर टाइप जो सा होता है जिसके ऊपर वो रखेंगे डेड बॉडी को, और किस जगह पे जहाँ पे प्रॉपर लाइटिंग हो, लाइट प्रॉपर आ रही हो। तो ये सारी प्रेपरेशंस करनी है और ग्रेवयार्ड अथॉरिटीज़ के साथ मिलके नेसेसरी प्रेपरेशंस होंगी। उसके बाद है ग्रेव की आइडेंटिफिकेशन करनी है। ग्रेव की आइडेंटिफिकेशन कौन 3 लोग कर सकते हैं, या तो केयर टेकर ऑफ द ग्रेवयार्ड जो ग्रेवयार्ड का रखवाला होता है, फिर या फिर ग्रेव डिगर जिसे गोरकन कहते हैं शायद उर्दू में, कि जिसने कब्र खोदी होती है, या फिर फ्रेंड्स या रिलेटिव्स उस पर्सन के जिसको दफनाया गया होता है। उसके बाद आता है रिमूवल ऑफ बॉडी फ्रॉम द ग्रेव। पहले ग्रेव की आइडेंटिफिकेशन करके बॉडी को ग्रेव से रिमूव कर लिया। अब उस बॉडी की आइडेंटिफिकेशन करनी है कि आया ये वही पर्सन है जिसकी ऑटोप्सी मतलब जिसकी एक्सुमेशन करना चाह रहे थे, उसकी आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करनी होती है। उसके बाद कलेक्शन ऑफ सैम्पल्स ऑफ द अर्थ इन केस ऑफ अगर सस्पेक्टेड पॉइजनिंग केस में अर्थ के सैम्पल्स कलेक्ट करने होते हैं। टोटल ऑलमोस्ट 6 सैम्पल्स होते हैं। सबसे पहले तो जो ग्रेव है, ग्रेव के ऊपर से ऊपर वाली मिट्टी का सैंपल लेना है। फिर डेड बॉडी को मतलब जब ग्रेव को वो खोद देंगे ना, मिट्टी निकालेंगे, तो डेड बॉडी के ऊपर से सैंपल लेंगे, ऊपर वाली मिट्टी। डेड बॉडी के नीचे जो सी है सॉइल उसका सैंपल, डेड बॉडी के लेफ़्ट पे से सॉइल का सैंपल, डेड बॉडी की राइट से। अब ये और एक सैंपल लेना होता है एक कंट्रोल सैंपल के तौर पे उसी ग्रेवयार्ड में किसी डिस्टेंट जगह से, मतलब जहाँ पे वो कब्र है उससे थोड़ी दूर वाली जगह से सैंपल लेना है सॉइल का। दोबारा रिपीट कर रही हूँ कौन कौन से सैंपल्स हैं। सबसे पहले कब्र के ऊपर से, फिर डेड बॉडी की ऊपर से, फिर डेड बॉडी के नीचे से, डेड बॉडी के राइट साइड से, डेड बॉडी के लेफ़्ट साइड से, और एक सैंपल लेना है उसी ग्रेवयार्ड में किसी डिस्टेंट एरिया से सॉइल का सैंपल। ये सारे सॉइल के सैंपल्स हो गए। फिर लिमिटेशन क्या एक्सुमेशन की लिमिटेशन ये है कि टाइम लैप्सेस बिटवीन टाइम डेथ टाइम एंड एक्सुमेशन टाइम के काफ़ी टाइम गुजर चुका होता है कि जब पर्सन की डेथ हुई थी और उसके जब एक्सुमेशन कर रहे हैं तो उसकी वजह से डिकम्पोजिशन हो चुकी होती है। और बाज़ औक़ात डिकम्पोजिशन इस हद तक हो चुकी होती है कि सिर्फ और सिर्फ स्केलेटन रह चुका होता है। जब स्केलेटन होगा तो स्केलेटन से ऐसे इतनी फाइंडिंग्स नहीं मिल सकती, तो इसकी वजह से फाइंडिंग्स में भी लॉस्ट। सॉफ्ट टिश्यू फाइंडिंग्स एब्सक्योर हो जाती हैं कि सॉफ्ट टिश्यूज़ बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाते हैं, तो वो सॉफ्ट टिश्यू फाइंडिंग आपको ऐसा नहीं मिलती। मतलब डिकम्पोजिशन से ऐसे होता है कि जो स्टमक, लिवर वगैरह सपोज ऑर्गन्स हैं वो डिकम्पोज होकर एक होमोजेनस मास सा बन जाता है उनका। अगर इवन वो अगर प्रेजेंट हैं तो उनका ऐसे मैस सा बना हुआ होता है, आप अलग अलग ऑर्गन को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, या फिर बाज़ औक़ात तो बिल्कुल ख़त्म होकर कंप्लीट स्केलेटनाइजेशन हो जाती है। नेक्स्ट आता है पोस्टमार्टम आर्टिफैक्ट्स हो सकते हैं। हाँ, पोस्टमार्टम आर्टिफैक्ट डायग्नोसिस हो सकते हैं कि ऑटोप्सी के दौरान, या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोस्टमार्टम आर्टिफैक्ट्स है ना, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं एक्सप्लेन करती हूँ सारे। तो उसकी वजह से फाइंडिंग्स वो पोस्टमार्टम आर्टिफैक्ट्स ना क्लाउड कर सकते हैं डायग्नोसिस को। जो पर्सन है, जो डॉक्टर है, ऑटोप्सी कर रहा है, उसको लगता है कि शायद जो पोस्टमार्टम आर्टिफैक्ट्स है ना उनको वो कॉज ऑफ डेथ समझ लेता है, तो वो डायग्नोसिस को क्लाउड कर देते हैं। बॉडी कंडीशन एट द टाइम ऑफ द डेथ पे डिपेंड करता है कि जब उस पर्सन की डेथ हुई तो उसकी क्या बॉडी कंडीशन थी, उसकी वजह से भी ये फाइंडिंग्स जो सी आप उसको प्रॉपर है वो एक लिमिटेशन में आ जाता है। बॉडी की कंडीशन और जो सॉइल की या उस ग्रेव की जो सॉइल है उसकी कंडीशन, इन्वायरमेंटल कंडीशन और हिस्टोपैथोलॉजी वैल्यूलेस हो जाती है क्योंकि सेल की डिटेल्स लॉस हो जाती हैं डिकम्पोजिशन की वजह से। टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस उस केस में नहीं हो पाएगा जो वेजिटेबल पॉइजन्स और जो वोलाटाइल पॉइजन्स हैं ना उनके वो बहुत जल्दी ना लाइक वो वोलाटाइल हैं तो वो डिसअपेयर हो जाते हैं, तो उसकी फाइंडिंग्स नहीं आप देख सकते जब आप एक्सुमेशन करते हो, तो वहाँ पे आपको नहीं मिलते। नेक्स्ट आ जाता है कि मोस्ट लीथल लिमिटेशन क्या है कि जो पर्सन, जो डॉक्टर ऑटोप्सी परफॉर्म कर रहा है, एक्सुमेशन परफॉर्म कर रहा है, वो इनएक्सपीरियंस्ड है, तो इसलिए वो ना मिस इंटरप्रेट कर देता है फाइंडिंग्स ऑफ द एक्सुमेशन को। अच्छा, एक ऑटोप्सी होती है जो वैसे डेड बॉडी की जाती है, एक एक्सुमेशनल ऑटोप्सी होती है कि जो एक्सुमेशन के बाद ऑटोप्सी की जाती है।
इसमें ना वो सारे वो फीचर्स एक्सुमेशन ऑटोप्सी वाले भी बताए हुए हैं कि जब हम लोग ऑटोप्सी के बाद एक्सुमेशन करते हैं ना तो उसके अंदर फाइंडिंग्स ऑब्सक्योर हो जाती हैं, पोस्टमार्टम आर्टिफैक्ट्स डायग्नोसिस हो सकते हैं और वो क्लाउड कर सकते हैं डायग्नोसिस को, और वो जो डॉक्टर है वो समझता है कि जो आर्टिफैक्ट है बेसिकली वो डायग्नोसिस है, जो कि नहीं होता। उसके अलावा सॉफ्ट टिश्यू फाइंडिंग्स ऑब्सक्योर हो रहती हैं, केमिकल या हिस्टोपैथोलॉजिकल एनालिसिस नहीं हो सकता, टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस या केमिकल एनालिसिस एक ही चीज़ होती है। वो किस तरह से लॉस हो रहा था कि जो वेजिटेबल पॉइजन्स या वोलाटाइल पॉइजन्स हैं वो ना उनकी वो बहुत डिफिकल्ट होते हैं उनको डिटेक्ट करना, क्योंकि वो डिसअपियर हो रहते हैं डेथ के थोड़ी देर बाद ही। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स हैं कि एक्सुमेशन के ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली क्या हैं, किस वजह से हम करते हैं। सबसे पहले तो सस्पिशन ऑफ फाउल प्ले हो के दफनाने के बाद कोई फाउल प्ले का सस्पिशन रेज़ किया जाए। उसके बाद या फिर जो डेथ की कॉज है वो डिस्प्यूटेड हो और फर्दर ना मेडिकल एविडेंस चाहिए हो उसके कॉज ऑफ डेथ को प्रूव करने के लिए। सपोज़ कि किसी की डेथ हो गई और वो केस कोर्ट में चल रहा था, तो फिर उस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए कि कोई फाउल प्ले का सस्पिशन अगर वहाँ पे रेज़ हो रहता है ड्यूरिंग द वो प्रोसीजर के मुकदमा चल रहा है, उसके दौरान कोई इस तरह का कहते हैं कि कोई फाउल प्ले का सस्पिशन कोई पेश करता है, तो उसके लिए उसको कंफर्म करने के लिए एक्सुमेशन होगी। या कोई कॉज ऑफ डेथ पे डिस्प्यूटेड होती है, बाद में लगता है कि नहीं ये कॉज ऑफ डेथ नहीं थी, तो उसको फर्दर मेडिकल एविडेंस कलेक्ट करने के लिए हो सकती है। और व्हेन आइडेंटिटी ऑफ द डेड बॉडीज़ टू बी एस्टैब्लिश, कि एक अननोन बॉडीज़ को ना किसी वजह से एक जगह पे उन्होंने बरी कर दिया और उसके बाद उसके कोई वारिस आते हैं और वो उस बॉडी को लेना था, तो उनकी आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करने के लिए ना उनकी एक्सुमेशन की जाएगी। फिर उसके बाद कभी ऐसा होता है कि गलती से कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट से कोई चीज़ कीमती बरी हो गई है डेड बॉडी के साथ, तो उसकी रिकवरी के लिए या परमानेंट बरियल के लिए किसी भी बॉडी को टेम्परेरीली किसी जगह पे दफना दिया। अगर सपोज़ कि कोई अब्रॉड में था, वहाँ पे उसकी डेथ होगी बाहर किसी मुल्क में, तो वहाँ पे उसकी बॉडी को थोड़ी देर के लिए दफना दिया करो या उसके एज एन इमानत, तो बाद में उसको वापस मुल्क में ला के उधर परमानेंट जगह पे जहाँ पे उसने कहा था कि उसको दफनाया जाए, उसकी जो विल थी, तो वहाँ पे उसको ला के दफनाने के लिए इसमें भी जो प्रोसीजर था वो एक्सुमेशन का इन्वॉल्व हो गया। एक और सीन आता है सिनेरियोस में आता है कि जो फर्स्ट एग्जामिनर था टॉप्सी का, उसकी टॉप्सी रिपोर्ट जो थी वो बाद में कोर्ट में कहीं चैलेंज हो गई, तो फिर दोबारा एक्सुमेशन करके टॉप्सी की जाएगी। या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई अनरिपोर्टेड पॉइजनिंग का केस है। पॉइजनिंग में मैंने एक लिमिटेशन बता दी थी कि कुछ पॉइजन्स हैं जो वोलाटाइल पॉइजन्स वगैरह वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो जल्दी ना हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। अनरिपोर्टेड पॉइजनिंग के केस में भी हो सकता है, लेकिन हर पॉइजन में ऐसा नहीं होता। खैर ये सारे थे उसके, ये मेन ऑब्जेक्टिव्स ये जो मैंने लिखे हुए इससे बॉल पॉइंट से, और ये भी साथ लिख सकते हैं आप। ये टॉप्सी ऑफ ये वाला तो वी पॉइंटर से लिखना चाहिए था मुझे। टॉप्सी रिपोर्ट ऑफ फर्स्ट एग्जामिनर चैलेंज्ड। उसके बाद अटॉप्सी आ गया, तो ये वाली अटॉप्सी अब है एक्सुमेशनल अटॉप्सी, कि एक्सुमेशन के बाद जो सी अटॉप्सी करनी है ना, ये उसके फीचर्स हैं। उन्होंने कहा ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ अटॉप्सी एक्सुमेशनल अटॉप्सी। उसका क्या क्या प्रोसीजर है। सबसे पहले डेड बॉडी की आइडेंटिफिकेशन जो हमने की थी, किससे करवाई थी डेड बॉडी की आइडेंटिफिकेशन, उसके ऊपर जो मैंने आइडेंटिफिकेशन का बताया था वो ग्रेव का बताया था कि ग्रेव की आइडेंटिफिकेशन 3 लोग कर सकते हैं, या तो केयर टेकर ऑफ द ग्रेव यार्ड करेगा, या जिसने कबर खोदी थी ग्रेव डिगर करेगा, या रिलेटिव्स या फ्रेंड्स में से कोई करेगा। इधर है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेड बॉडी की आइडेंटिफिकेशन इस्टेब्लिश करेंगे। फिर एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होगा, उसका इंटरनल एग्जामिनेशन होगा। और अब एग्जामिनेशन में हम क्या क्या देख रहे होते हैं। एक्सटर्नल एग्जामिनेशन है तो सबसे पहले उसमें ना अगर कोई हेयर, नेल, टीथ, स्किन वगैरह कुछ भी प्रेजेंट है तो वो हमने कलेक्ट करने। उसके बाद इंटरनल एग्जामिनेशन में ना, और साथ ही एक्सटर्नल में ये आ रहा था कलेक्शन ऑफ एविडेंस, जितने भी कोई ट्रेस एविडेंस वगैरह कलेक्ट होते हैं वो साथ कलेक्ट करने। इंटरनल एग्जामिनेशन में हमने देखना है फ्रैक्चर ऑफ स्कल, रिब्स या हाइड बोन, इनमें से किसी का फ्रैक्चर है तो हमने वो फाइंड कर देखना है, उसको रिपोर्ट करना है। उसके बाद विजरास का रहता है, विजरा की कलेक्शन करनी केमिकल एग्जामिनेशन के लिए। अगर विजरास अवेलेबल नहीं है, जो कि मोस्टली नहीं होते एग्जामिनेशन में, टाइम ज़्यादा गुजर चुका होता है, तो क्या करना है हमने कि जो शेपलेस या होमोजेनस सैंपल है ना, उसको ये ऑब्टेन कर देना है एब्डोमिनल या थोरेसिक कैविटी से, या एब्डोमिनल कैविटी से सैंपल ले लेंगे, थोरेसिक से भी ले लेंगे, इनमें से किसी एक से ले लें, तो वो मेरा ख्याल है दोनों से अलग अलग लेना होता है। लेकिन ये आप पॉइंट लिख देना कि एब्डोमिनल और थोरेसिक कैविटी से सैम्पलिंग लेंगे। विजरास नहीं है तो जो होमोजेनस मैस है उसका सैंपल ले लेंगे फॉर केमिकल एग्जामिनेशन, और अटॉप्सी रिपोर्ट एंड पे प्रिपेयर हो जाएगी। तो दैट वाज ऑल अबाउट एक्सुमेशन। और एक्सुमेशन के कुछ थे वो प्रिवेंशंस के, कैसे करनी चाहिए कि एक तो ओपन लाइट हो, प्रॉपर लाइट हो वहाँ पे, और फैंस वगैरह लगाए हों, और डेड बॉडी के ना जिस साइड पे फैंस हैं और उसकी वो स्मेल वगैरह दूसरी एरिया पे जाएगी ना, अपोजिट साइड पे, तो वहाँ पे नहीं खड़े होना। लाइक वो जो गैसेस वगैरह उससे प्रोड्यूस हो रही हैं, जो भी केमिकल्स हैं वो आपको ना इन्फेक्ट कर सकें, और प्रॉपर ग्लव्स वगैरह पहने हों। और अगर वहाँ पे कोई इन्वॉल्वमेंट है, जैसे वो नॉर्मल टॉक्सी में था ना कि लाइट्स वगैरह वो रेडिएशंस वगैरह का है खदशा, तो वो उसके लिए प्रॉपर आपकी ड्रेसिंग प्रॉपर हो।
और इंस्ट्रूमेंट्स या इलेक्ट्रिसिटी हैजर्ड्स वगैरह उनको प्रिवेंट करने के लिए वो भी सारे एग्जीबिशन में आ जाते हैं। और ये सारी जो मेन थोड़ी सी बहुत चीज़ें हैं ना ये एग्जीबिशन में होते हैं। एग्जीबिशन डे टाइम में होनी चाहिए, प्रॉपर लाइट होनी चाहिए एग्जीबिशन में ना, डे टाइम में हो और प्रॉपर लाइट में की जाए एग्जीबिशन के बाद जो टॉप्सी है। तो दैट वाज ऑल अबाउट एग्जीबिशन। मैं ये ड्राइव लिंक अपलोड कर देती हूँ कमेंट्स में, उसमें ये नोट्स भी अपलोड कर देती हूँ।